अच्छा जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो पेपर सॉल्व करना है मई जून 2021 और वेरिएंट 42 2022 के बेटा मैं दोनों पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। 2018 के सारे वेरिएंट सॉल्व हो चुके हैं और फरवरी मार्च के आपको सारे पेपर्स बेटा यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप फरवरी मार्च का वेरिएंट लिखे और आगे मेरा नाम लिख दें फैजान सलीम, तो आगे आपको उसके फरवरी मार्च के 2021 2020 के 2019 18 सारे फरवरी मार्च के अपलोडेड हैं। अब आ जाए इस पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जिसमें ये कह रहा है कि आपने क्रोमियम जो है कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड क्रोमियम आयन। आइसोलेटेड मीन जब वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो क्रोमियम के पास वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि d इज अनस्टेबल, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इनटू 3d, तो ये बनेगा 4s1 एंड 3d5। अब आपको क्या करना है, क्रोमियम आयन करना है। Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करवाने हैं, तो आप पहले 4s के इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे फ्रॉम 3d। तो इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो जाएगा एंड 3d3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, s में से 1 निकालना है और आपके पास क्रोमियम 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स आयन इस तरह का होता है ना, जिसमें एक ट्रांजिशन मेटल आयन होता है और उसको लाइगेंड्स बेटा सराउंड कर रहे होते हैं। तो आपने यही बताना है कि अ मेटल एटम और आयन, अ मेटल एटम और आयन which is surrounded by ligands by dative bond। dative bond के थ्रू ligands जो हैं इसको सराउंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, वो कह रहा है कि क्रोमियम आपके पास है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 शो सम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2। देखिए क्रोमियम के रिएक्शन हमने नहीं पढ़े, लेकिन उसने कहा है कि क्रोमियम जो है वो वही रिएक्शन देगा जो कोबाल्ट देता है। तो कोबाल्ट जो है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2 जो कि पिंक कलर का होता है, अगर इसमें आप NaOH डालें क्या होगा जी? रिएजेंट एडिट। मैं पहले कोबाल्ट के साथ करवा रहा हूँ। अगर आप बेटा इसमें NaOH डालेंगे ना, तो आपको पता है चाहे एक्सेस में डालें या कम डालें, तो 2 NaOH बेसिकली 2 OH जो हैं वो रिएक्शन करेंगे 2 मोल्स ऑफ OH और इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं बेटा कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चार्ज 0। याद रखिएगा जब भी चार्ज किसी कॉम्प्लेक्स पर 0 आता है तो वो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कोबाल्ट है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2। इसमें बेटा अगर आप 2 OH डालेंगे और वाटर ऐसे लिखें और 2 OH लिखें, और अब भी आपका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट 2 प्लस वाटर न्यूट्रल होता है, OH -1 2 OH है तो -2 नेट चार्ज 0। तो आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं। सेम फॉर द क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम उसने कहा है कि कोबाल्ट क्रोमियम की तरह के क्रोमियम जो है कोबाल्ट की तरह के रिएक्शन दे रहा है, तो अगर कोबाल्ट प्रेसिपिटेट बनाएगा तो क्रोमियम भी प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेकिन फर्क ये है यहाँ पर जो वो चीज चेक करना चाह रहा है कि क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, बट अगर क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है तो उसके प्रेसिपिटेट आप कैसे बनाएंगे? ये देखें, ये क्रोमियम है, 6 वाटर है बेटा इसके पास और क्रोमियम पर चार्ज है 3+। आपने 3 OH लेने हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट बनाने हैं ना, तो क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड थ्राइस CrOH होल थ्राइस ये आ जाएगा। या अगर आपको ये पसंद नहीं है 3 OH ने और 3 वाटर को रिप्लेस करवा दें, तो बेटा आप देखें रिएजेंट एडिड टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, तो आपने कोबाल्ट की तरह का रिएक्शन करना है, जिस तरह कोबाल्ट प्रेसिपिटेट बना रहा है बनाएगा, तो आप CrOH होल 3 OH के साथ लगा दें ऐसे करके, तो फिर भी नेट चार्ज 0 है। जब भी नेट चार्ज 0 होगा तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा होगा। ठीक है, अब बेटा ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है? देखिए इसको अब लाइगेंड एक्सचेंज ना कहिएगा, क्यों? क्योंकि आपने 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया है। एक एक्लूशन बेटा ये आपके पास क्रोमियम का, दूसरा एक्व सॉल्यूशन NaOH का है, तो 2 आप एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करके उसके रिजल्ट में आपके पास प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो इसको आप बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। ठीक है जी, इसी तरह आप नेक्स्ट उस पर आ जाए पार्ट पर। H2O2, पहले चलें अमोनिया के साथ बेटा आपको करा देता हूं, जल्दी से हो जाएगा। फिर H2O2 के लिए हमें डाटा बुकलेट देखनी होगी। देखिए उसने कहा कि यूज दिस इंफॉर्मेशन, और डाटा बुकलेट भी आपको यूज करनी होगी। तो जरा देखें कि कोबाल्ट अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन करता है भाई। अगर आप कोबाल्ट के अंदर अमोनिया डालें, अमोनिया यहां पर आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया भी पढ़ा हुआ है, 6 अमोनिया
अच्छा, जब वो कहेगा ना एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो इससे मुराद होगा 6 अमोनिया। 6 अमोनिया क्या करेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देंगे। और आपको बेटा इसका कलर भी आना चाहिए, ये ब्राउन सोल्यूशन बनाता था कोबाल्ट। लेकिन आपसे ये कलर नहीं पूछता, आपसे कह रहा है कि क्रोमियम का कंपाउंड बताएं। तो आप जब क्रोमियम वाले कंपाउंड में भी अमोनिया डालेंगे तो सेम रिएक्शन होगा। ये देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, सेम रिएक्शन आपने बताना है जी। ये क्रोमियम है आपके पास, वाटर 6, इसमें आप 6 अमोनिया डालें तो क्या होगा, क्रोमियम 6 अमोनिया जो है वो बेटा इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 6 अमोनिया 6 वाटर को रिप्लेस करेंगे। तो ये आपका ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो आप लिखें यहाँ पर, क्रोमियम NH3 6 दिस इज लाइगेंड एक्सचेंज ना, वाट अमोनिया ने रिप्लेस कर दिया है, तो लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन या लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ जाए बेटा ये जो दरमियान वाला रिएक्शन है, जिसमें वो ये पूछ रहा है कि क्रोमियम 3 और H2O2। आप कहेंगे जी ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप डाटा बुकलेट की बेस पर बेटा बताएंगे। ये बेटा देखिएगा इधर, क्रोमियम 3 ये आ रहा है, जहां जहां क्रोमियम 3 आ रहा है मैं इसको मार्क कर रहा हूं। ये 3 है जी क्रोमियम 3 की इक्वेशंस, तीनों की अच्छा एक प्लस में आ रही है, बाकी नेगेटिव में वैल्यूज। ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए H2O2। H2O2 की जरा हम इक्वेशन देखते हैं जी। H2O2 की एक इक्वेशन ये आ रही है बेटा, ये वाली, और एक इक्वेशन H2O2 की आ रही है ये वाली। ये दो इक्वेशंस बेटा आपको H2O2 की मिल रही है। अब देखिए आपने H2O2 की वो इक्वेशन लेनी है जो मोस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ठीक है, तो H2O2 की आप वो वैल्यू लें जो मोर पॉजिटिव है, नीचे वाली नहीं लेंगे। अभी मैं आपको बाद में डिटेल में चले बता दूंगा नीचे वाली क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये लॉजिक समझ लें कि जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू वाली वैल्यू होती है वो आप पिक करते हैं। अगर H2O2 की दो इक्वेशंस मिल रही हैं तो उसमें से जो मोस्ट पॉजिटिव होगी वो ले ली, तो मैंने ऊपर वाली बेटा पिक की है। नीचे वाली के भी फर्दर डिटेल बताऊंगा क्यों नहीं पिक की। तो ये आपके पास आ गया जी एक इक्वेशन। आपको समझ आ रही है किसने क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करने, तो लूज किसने करने हैं, क्रोमियम ने। और आप ये देख लें H2O2 इक्वेशन के किस साइड पर है बेटा, लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो आपको पता है कि जो क्रोमियम होना चाहिए वो इक्वेशन के अब राइट साइड पर होना चाहिए, क्योंकि जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो डायगोनल में होने चाहिए। अगर H2O2 इधर है तो क्रोमियम इस साइड पर होना चाहिए। तो अब आपको ऊपर वाली तीन इक्वेशंस में देखिए क्रोमियम ये मिल रहा है, ये वाला क्रोमियम है बेटा जो आपको राइट साइड में मिल रहा है, ये देखिए। तो अब देखिए ये बात बन रही है कि क्रोमियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे और H2O2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, है ना। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर H2O2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्रोमियम 3 किस क्रोमियम के कंपाउंड में जा रहा है, Cr2O72 माइनस में जा रहा है। तो आपने यहां कंपाउंड लिखना था जी कि क्रोमियम का कौन सा कंपाउंड बनेगा, Cr2O72 माइनस, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, दिस इज रिडॉक्स, क्योंकि H2O2 इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड क्रोमियम 3 इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा देखिए यहां पर ना आपने ये इक्वेशन क्यों नहीं सिलेक्ट की। अगर आप ये वाली इक्वेशन लेते हैं जी, आप कहते हैं जी मैंने ऊपर वाली नहीं लेनी, मैंने ये लेनी है इक्वेशन, ये वाली। यहां पर देखिए आपके पास H2O2 आ रहा है इधर, H2O2 किधर आ रहा है जी, इक्वेशन के राइट साइड पर। तो क्रोमियम किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर। ये जी क्रोमियम आपका फिर लेफ्ट साइड पर ये आ रहा है, एक दो। अब बेटा अगर क्रोमियम 3 लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए ना, ये फॉरवर्ड जाएगा ना फिर। तो गेन करने के लिए ई नॉट वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ तो पॉजिटिव नहीं आ रही, ये तो ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए हमने बेटा ये दो इक्वेशंस नहीं ली, और इसलिए बेटा आपने H2O2 यहां से नहीं लिया। ठीक है, अब इस तरह आगे चले। आगे कह रहा है कि आपके पास ये जो दो कंपाउंड्स आ रहे हैं बेटा, क्रोमियम को 6 वाटर ने सराउंड किया हुआ है, और क्रोमियम को बेटा ये यहाँ पर लाइगेंड्स हैं, एक बाइडेंटेट और एक मोनोडेंटेट, इसने लाइगेंड सराउंड किया हुआ है। दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के अंदर ट्रांजिशन मेटल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि दोनों के लाइगेंड्स डिफरेंट हैं। वो कह रहा है कि दीज टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ क्रोमियम 2 हैव डिफरेंट कलर व्हाई। आपको पता है बेटा कि कलर्स कैसे बनते हैं, जब ये डी आपके पास सबशेल होता है, जैसे क्रोमियम है इसके पास, तो ये इस तरह होगा। ठीक है, 4s1 और 3d1 से 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्रोमियम 2 प्लस है। जब बेटा लाइगेंड इसको आके सराउंड करेंगे तो क्या ये स्प्लिट नहीं होगा, बिल्कुल स्प्लिट होगा। इस तरह अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है इस तरह स्प्लिट होगा, राइट। तो अब लाइगेंड्स बेसिकली, लाइगेंड्स क्या करते हैं, लाइगेंड्स के जो लोन पेयर है ना, वो बेटा इन डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और इस रिपल्जन की वजह से ये डेल्टा ई एनर्जी गैप
जो है ये प्रोड्यूस होता है बेटा। जितना लाइगेंड ज्यादा रिपल्जन करेंगे डेल्टा ई, ये गैप बढ़ता जाएगा। और आपको पता है डेल्टा ई से क्या होता है, जितना एनर्जी गैप ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द विजिबल लाइट। तो ये कह रहा है व्हाई द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस आर डिफरेंट, तो आप कहेंगे both complexes have different delta E, या in energy gap different है, so both will absorb different wavelength from white light। तो व्हाइट लाइट से वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। देखें एक कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा सपोज कॉम्प्लेक्स जो है ना उसमें मैं आपको सेपरेटिंग बताता हूँ, इस तरह हो रही है जी। अब देखिए दोनों में डेल्टा ई फर्क आ रहा है ना, तो जब डेल्टा ई का फर्क आ रहा है तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और डिफरेंट वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए डिफरेंट कलर आपको दिख रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी। स्ट्रक्चर उसने बताया इस यहाँ पर इस क्रोमियम वाले कंपाउंड का, इसमें एथेनुएट आयन जो है एक्ट एज ए लाइगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स। द एथेनुएट आयन इज शोन एज दिस। देखिए ये एथेनुएट आयन को उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आपको क्या समझ आ रहा है जी, एथेनुएट आयन ये कितने बॉन्ड बना रहा हो, 2 डेटिव बॉन्ड बना रहा है। अगर आप यहाँ डायग्राम भी देखें, मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर के बॉन्ड हैं ये एथेनुएट के हैं जी। ये देखिए ये एक एथेनुएट है बेटा जो 2 डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेट। जबकि दूसरा आपको नजर आ रहा है बेटा वाटर देखें एक वो बना रहा है, तो वो कह रहा है कि वाटर एंड एथेनुएट आयन बेटा ये है जो मैंने ब्लू कलर से शो किया, दिस इज एथेनुएट, ठीक है। कह रहा है वाटर एंड एथेनुएट बिहेव्स एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड। तो आपको इसमें क्या फर्क आ रहा है, फर्क क्या नजर आ रहा है कि वाटर जो है वो मोनोडेंटेट है, वाटर इज मोनोडेंटेट, और जो एथेनुएट है, एथेनुएट ये बाइडेंटेट लाइगेंड है। अच्छा वो कह रहे जी आप deduce the coordination number of chromium and geometry around each chromium atom in this structure। आपने हर क्रोमियम एटम के अराउंड ज्योमेट्री बतानी है, हर क्रोमियम एटम के अराउंड, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है। तो आप इसको ऐसे अब पढ़ें, देखें यहां पर ना आपको इस कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करें ना, क्योंकि आपको ईच क्रोमियम की बतानी है। ये एक क्रोमियम है जी, जिसको मैं मार्क करने लगा हूं ना रेड कलर से, ये एक क्रोमियम की ज्योमेट्री हम बताने लगे। तो मैं इसके डेटिव बॉन्ड जरा ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, देखिएगा 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कितने हैं जी डेटिव बॉन्ड, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और इस क्रोमियम की जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री अराउंड ईच क्रोमियम एटम इज ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी जो ट्रांजिशन मेटल है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द 2 क्रोमियम बॉन्ड। बेटा आप इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट लिख दें या कोवेलेंट लिख दें, बोथ आर एक्सेप्टेबल। आप कहेंगे कैसे, तो ये बेटा ये जो प्लेन लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कोवेलेंट बॉन्ड को ही बता रही होती है ना, बस मेटेलिक बॉन्ड ना लिखिएगा, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड ना लिखिएगा, यहाँ पर कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बोथ आर एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बेटा। कह रहे कि आपने क्रोमियम 2 और ऑक्सीजन के दरमियान एक आयनिक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन जो क्रोमियम 2 है वो एक्वस होना चाहिए और जो ऑक्सीजन है वो एसिडिक कंडीशन में होना चाहिए। इन दोनों की आयोनिक इक्वेशन लिखें। आपको पहले रूल बता दिया है कि क्रोमियम 2 और ऑक्सीजन को आपने डायगोनल में देखना है, ठीक है, ये दोनों डायगोनल में होने चाहिए और ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। तो अब जरा देखेंगे आपके पास डाटा बुकलेट आ गई, क्रोमियम 2 की बात हो रही है अभी। तो क्रोमियम 2 में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, देखें। क्रोमियम 2 में ये इक्वेशन आ सकती है, एक ये इक्वेशन आ सकती है, राइट, ये दो वाली बस। और ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम ना, तो ऑक्सीजन बेटा एसिडिक मीडियम में कौन सा होगा, देखते हैं यहां पर। अच्छा ये मैं नहीं लूंगा, क्यों, ऑक्सीजन एसिडिक है, बेसिक है, ओएच डरा हुआ है, बेसिक है, तो ये नहीं लेंगे। ये वाली हम ले सकते हैं जी, ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में आ रहा है, ये नहीं लेंगे बेटा। ऑक्सीजन देखें बेसिक मीडियम में, ये नहीं लेंगे बेटा। ऊपर वाली हम ले सकते हैं ये। तो ये देखिए ये 2 इक्वेशंस आप ले सकते हैं जी, जो मैं आपको पिक करता हूं, ये टिक जो कर रहा हूं और ये जो टिक कर रहा हूं। इन दोनों में आप देखें ऑक्सीजन इज इन एसिडिक मीडियम,
ठीक है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये H+ एसिडिक मीडियम, ये H+ एसिडिक। अब दोनों में से कौन सी लेंगे, आपको रूल बता चुका हूँ, जो मोस्ट पॉजिटिव होगी, जो मोर पॉजिटिव है वो पिक करेंगे। तो मैं बेटा ये वाली पिक कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरी वाली पिक नहीं कर रहा, बाकियों को मैं बेटा रब कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन मैंने ले लिया। अब क्रोमियम, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है ना, तो अब क्रोमियम डायगोनल में, क्रोमियम 2 इधर इस साइड पर होना चाहिए जी। तो क्रोमियम 2 देखें कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है जी, ये वाली आप लेंगे, आप ऊपर वाली नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि डायगोनल में होने चाहिए ना। तो क्रोमियम 2 ये आ गया। अब इक्वेशन क्या बनेगी देखें, इक्वेशन लिख देते हैं इसकी, O2 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स 2H2O, E नॉट आ रही है 1.23, ठीक है, और उसकी क्या आ रही है जी, क्रोमियम 3 में जा रहा है और -0.41, -0.41 आ रहा है बेटा, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा, अब बेटा क्या करना है जी, आपने इसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। देखें ऊपर क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक, तो ऑक्सीजन 4 कैसे गेन कर सकता है, जो पॉसिबल नहीं है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली इक्वेशन को। तो अब आप देखेंगे जी इलेक्ट्रॉन्स आपके बैलेंस भी हो गए हैं, इसको आप कट करें और इक्वेशन लिख दें, ये आपके पास बनेगा O2 4H+, 4 moles of chromium 2+, it gives 2H2O and 4 moles of chromium 3, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने E नॉट ऑफ सेल भी निकालना है बेटा, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आप E नॉट ऑफ सेल भी निकालें, तो E नॉट ऑफ सेल आप कैसे निकालेंगे, ये आपका ऊपर देखें क्या हो रहा है जी, दिस इज कैथोड, रिडक्शन हो रही है और नीचे ऑक्सीडेशन हो रही है। E नॉट ऑफ सेल में आप कैथोड की वैल्यू डालें +1.23 माइनस और -0.41, बेटा इसको आप सॉल्व कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हरी अप। कर ले इसको सॉल्व और मुझे 1 मिनट दें बस। वन पॉइंट सिक्स फोर, ठीक है जी, 1.64 वोल्ट आ रहे हैं। क्या आपके पास आंसर आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं आपसे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स। जल्दी से देखने बेटा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और सबसे आखिर में है बेरियम नाइट्रेट। देखिए नाइट्रेट तो कॉमन है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है जरा सोचें, ये साइज ऑफ केटाइन बढ़ रहा है, साइज ऑफ केटाइन जब बढ़ेगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी, ये नाइट्रेट में कम डिस्टॉर्शन कॉज करेगा ना, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। तो पहली चीज आपने बतानी है कि साइज ऑफ केटाइन इंक्रीजेस, साइज ऑफ केटाइन इंक्रीजेस। जब साइज ऑफ केटाइन बढ़ता है ना बेटा, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। डाउनवर्ड एरो मैंने डाल दिया वहां पर, इस तरह के एरो ने आपने एग्जाम में नहीं लगाना, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी का पूछ रहा है कि कौन आसानी से डिकम्पोज होगा, ये आपने बताना है जी कि कौन आसानी से डिकम्पोज होगा, क्या मैग्नीशियम नाइट्रेट आसानी से डिकम्पोज होगा या बेरियम। तो अब जरा सुने होता क्या है, मैग्नीशियम जो है ये बेटा इसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन कॉज करेगा, बेरियम जो है देखें मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्शन हो गई है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पर ज्यादा आ गए, बॉन्ड वीक हो गया, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, है ना। जबकि बेरियम के पास इतनी चार्ज डेंसिटी नहीं है ना, क्योंकि बेरियम का साइज बिगर है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, इसलिए वो ऑक्सीजन को इतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड इतना वीक नहीं होगा। तो अब यहां पर आप लिखेंगे कि साइज ऑफ कीटाइन इंक्रीजेस, सो लेस पोलराइजिबिलिटी इन नाइट्रेट, या और लेस weakening of NO bond, therefore thermal stability increases down the group। अब आप एक बात सुन लें कि जब भी आपने स्टेबिलिटी का बताना होगा ना, थर्मल स्टेबिलिटी, तो साइज ऑफ केटाइन देखिएगा, केटाइन जितना छोटे साइज का होगा
वो उतना अनस्टेबल होगा। केटाइन जितने बिगर साइज का होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखें लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है कि लेड नाइट्रेट, चलो इसको जल्दी से लिख लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको वो कह रहा है कि आप डिकम्पोज करें तो ये ग्रुप 2 की तरह डिकम्पोज होता है बेटा, बिल्कुल जिस तरह ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स होते हैं इस तरह ये डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लेड नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट में बताएं कि ज्यादा आसानी से कौन डिकम्पोज होगा। बेटा देखें पीरियोडिक टेबल में है तो ये दोनों सेम पीरियड में आ रहे हैं। लेड बेरियम इधर आ रहा है, लेड इधर आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो लेड जो है, लेड हैज मोर चार्ज डेंसिटी, लेड हैज मोर चार्ज डेंसिटी, स्मॉल रेडियस होगा, स्मॉल रेडियस। तो ये क्या करेगा जी, ये मोर पोलराइजेशन करेगा। सो मोर पोलराइजेशन इन नाइट्रेट, और ये इसको अनस्टेबल करेगा। वो कह रहा है कि हाउ इज देयरफॉर easier to decomposition easier to decomposition in lead nitrate। बट लेड नाइट्रेट में डिकम्पोजिशन आसान होगी। रीजन इज, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब किसी केटाइन का साइज स्मॉल होता है ना तो वो नाइट्रेट में ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, मोर वीकनिंग ऑफ एनो बॉन्ड। लेकिन यहां पर डिटेल नहीं बतानी, एक नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आप ये बता दें कि लेड हैज मोर चार्ज डेंसिटी और it is easier to decompose to lead nitrate as compared to barium nitrate, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जी आपके पास एक कंपाउंड है BaC2O4, ये इथेन डायोएट है। C2O4 ऐसे होता है ना बेटा, और बेरियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब देखें वो कह रहा है कि आप इसको जब डिकम्पोज करेंगे ना BaC2O4 को, तो आपके पास बेरियम ऑक्साइड बन रहा है, उसने बता दिया। कह रहे हैं और मिक्सचर ऑफ दो गैसेस बन रही हैं, तो एक तो बेरियम ऑक्साइड ये बन गया ना, तो एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एक डाइऑक्साइड बनेगा, तो CO और CO2 लिख दें बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि आपके पास ना एक इम्प्योर BaC2O4 है। ये मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम के थ्रू। इसमें था बेटा BaC2O4 जिसका मैस है 0.500 ग्राम, और ये इम्प्योर है। ठीक है जी, इम्प्योर है। आपने क्या किया, इसके अंदर KMnO4 ऐड किया एक्सेस में, KMnO4 आपने एक्सेस में ऐड किया। कितना KMnO4 ऐड किया, जरा इसके मोल निकाल लेते हैं ना बेटा। यहाँ पर इनिशियल मोल्स ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे बेटा, 50 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 1000। ये आपके पास आ रहे हैं 1.00 टाइम्स 10⁻⁻3। फिर वो क्या कहता है बेटा, क्योंकि आपने KMnO4 एक्सेस में लिया था ना, तो क्या इस कॉनिकल फ्लास्क में कुछ KMnO4 होगा, बिल्कुल होगा। तो कह रहा है कि जो आपने एक्सेस में KMnO4 लिया इसको फर्दर टाइट्रेट करवाया। इसको किसके साथ टाइट्रेट करवाया बेटा, इसको आयरन 2 के साथ करवाया। आयरन 2 के साथ फर्दर टाइट्रेट कराया जी। जो अनरिएक्टेड KMnO4 था, ये कौन सा है, अनरिएक्टेड KMnO4 को आपने टाइट्रेट कराया आयरन 2 के साथ। अच्छा, आयरन 2 के साथ जब करवाए तो आयरन 2 के जरा मोल देख लेना कितने आ रहे हैं। बट आयरन 2 के मोल जरा निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ आयरन 2 30.40 टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय 1000। इसको जरा मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो आपके पास मोल्स ऑफ आयरन आ जाएंगे, दैट इज 1.52 टाइम्स 10⁻⁻3। अब बेटा आयरन 2 के मोल आ गए। आप अब पता क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप इन दोनों इक्वेशंस के साथ खेल रहे हैं फिलहाल। ये अभी आप ये काम कर रहे हैं क्योंकि इस बीकर में काम हो रहा है ना कि आयरन 2 और इसका। अब बेटा आपको आयरन 2 के मोल पता है, लेकिन आपको MnO4 के मोल पता कराने हैं कि अनरिएक्टेड कितने थे। तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे। कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है रिडॉक्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल। नीचे आयरन 2 कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1। मैंगनीज कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5। ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि आयरन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे और मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो लिहाजा इनको बैलेंस कैसे करेंगे।
नीचे वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर वाले को 1 से ही, बस इसी तरह रहने दो। तो अब देखिए इनमें मोलर रेशियो क्या हो गया, जरा देखिएगा। MnO4 और आयरन 2 में मोलर रेशियो हो गया 1:5 कि अगर 5 मोल आयरन 2 के होंगे तो 1 मोल MnO4 का होगा। तो यहां से बेटा आपके पास मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड MnO4 आ जाएंगे। देखो KMnO4 के मोल पता चल जाएंगे ना, क्योंकि आपको आयरन 2 के मोल पता चल गए, तो KMnO4 के कितने होंगे, उसके 5 टाइम्स कम होंगे, तो इसके 5 टाइम्स कम कर दो बस। 1.52 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 1:5 है तो 5 टाइम्स कम मोल यूज होंगे, और ये आ रहे हैं 3.04 टाइम्स 10⁻⁻4। अब आपको बेटा देखो, आपको टोटल मोल KMnO4 के पता है, यस, अनरिएक्टेड मोल भी पता चल गए। तो इसका डिफरेंस कहां गया, जो इसका डिफरेंस होगा वो ऐसे मोल्स होंगे जिसने बेरियम कार्बोनेट से, बेरियम इथेन डायोड से रिएक्शन किया। तो आप इनिशियल में से ये मोल्स रिएक्टेड अनरिएक्टेड मोल निकालें तो आपके पास यूज मोल आएंगे। तो मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं, यूज्ड मोल ऑफ KMnO4, मतलब इन्होंने रिएक्शन किया है, रिएक्शन विद BaC2O4। वो कैसे निकालेंगे बेटा, आप 1.00 टाइम्स 10⁻³ से माइनस करें 3.04 टाइम्स 10⁻⁻4, ठीक है जी, इसको माइनस कर दें तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। क्या मोल्स आ रहे हैं देखें, ये आपके पास अब यूज मोल KMnO4 के आ रहे हैं, ठीक है, 6.96 टाइम्स 10⁻⁻4। ये बेटा वो मोल्स हैं जिन्होंने बेरियम इथेन डायोड से रिएक्शन किया है, ठीक है, जिन्होंने बेरियम इथेन डायोड से रिएक्शन किया। अब आपने क्या करना है बेटा, अब नीचे वाली दो इक्वेशंस को भूल जाएं, अब ऊपर वाली दो इक्वेशंस को बैलेंस करें कि मैग्नेट 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इथेन डायोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बेटा इसकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से करूंगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 10। नीचे वाली इक्वेशन को बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे ना। देखिए ये 10 हो गया, है ना। तो बेसिकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो आपको जो चाहिए वो आपका आपको पता चल गया है कि MnO4 और C2O4 में मोलर रेशियो क्या है। क्या है ये देखिए, मैं इधर लिखता हूं, MnO4 और C2O4 में जो मोलर रेशियो आ रही है वो 2:5 है, ठीक है जी। MnO4 के 2 तो C2O4 के 5। MnO4 के अगर इतने मोल यूज होंगे 6.96 टाइम्स 10⁻⁻4, तो इसके x मोल यूज होंगे, तो x इज इक्वल टू 6.96 टाइम्स 10⁻⁻4 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2। x मोल्स ऑफ C2O4 आ रहे हैं बेटा, x क्या आ रहे हैं, मोल्स ऑफ C2O4 1.74 टाइम्स 10⁻⁻3। अब देखें ये BaC2O4 है ना, तो ये बेरियम आइन और ये C2O4 माइनस, तो जितने C2O4 के होंगे उतने इसी के मोल्स भी होंगे। तो ये जो X है ना, ये बेसिकली इसके मोल्स आ गए आपके पास। अब आपने बेटा क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसका मैथ निकालना है जी। तो मैथ निकालना है इस बेरियम वाले कंपाउंड का, मोल्स आर गिवन 1.74 टाइम्स 10⁻⁻3। इसका फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा, देखिए कितना है 225.3। तो इसको आप 225.3 से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो आपके पास मैथ आ जाएगा। तो मैथ आ रहा है इसका आपके पास 0.392। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो 0.392 डिवाइडेड बाय 0.392 डिवाइडेड बाय टोटल मैथ बेटा कितना दिया था जी आपने, बेरियम कार्बोनेट का जो टोटल मैथ लिया होता है 0.50, ठीक है। तो 0.50 इंटू 100 आप करेंगे तो आपके पास बेटा परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी, दैट इज 78.4। पर इसकी आप पिक्चर ले लेंगे, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये लें पिक्चर इसकी आप ले लें, ठीक है। नजर आ रही हो, ये जी हमारे पास, यहां से पीएच वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखें बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कंप्लीटली डिसोसिएटेड है ना बेटा, तो आप इसकी जरा आयनिक आइंस बना दें, बेरियम आइन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन। कंसंट्रेशन उसने आपको बताई हुई है, बेरियम की 0.120 है, 0.1
0.120 और ये 2 टाइम्स 0.120 आ जाएगा, मतलब 0.24 आ जाएगा। अब आप KW लगाएं, KW वाला फॉर्मूला H आइन और OH आइन, KW की वैल्यू होती है 1.0 टाइम्स 10⁻⁻14। H आइन आपको यहाँ से निकालने हैं और OH आइन बेटा, और OH आइन जो है वो आपके पास आ रहे हैं 0.24, और बेटा 1.0 टाइम्स 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.24, ये कंसंट्रेशन ऑफ H आइन आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग साथ से सॉल्व करें, इस तरह सिर्फ देखने से फायदा नहीं बेटा, आप लोग साथ से सॉल्व करें। H आइन आपके पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर 4.17 टाइम्स 10⁻⁻14, और इसको बेटा अब आप pH के फॉर्मूला में पुट कर दें तो ये आएगा आपके पास 13.4। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा ये होता है कि जब आप अपने हाफ सेल को ना, ये आपके पास सपोज मैग्नीशियम है और आपने इसको मैग्नीशियम के सॉल्ट में डिप किया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक आइंस का जो है ना सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव आयन, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इस हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, SHE के साथ। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए इसमें दो चीजें, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड में आपने बताना होगा कि किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो पहले आप ये बताएं कि वोल्टेज डेवलप या वोल्टेज प्रोड्यूस व्हेन अ हाफ सेल मतलब ये, व्हेन अ हाफ सेल इज कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप बेटा SHE नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपने बताया, ठीक है जी, अंडर दी स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब नहीं बताएंगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो आपको बताना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है कि 298 या 298 केल्विन या 25 डिग्री, 1 atm प्रेशर फॉर गैसेस, अगर गैसेस हैं तो 1 atm प्रेशर, और कंसंट्रेशन जो है होगी, कंसंट्रेशन वो 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपने सारी बातें, अक्सर बच्चे इसमें से एक मार्क लेते हैं, स्टैंडर्ड को डिफाइन ही नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। 3 redox system ABC are shown. The ligand 1,2-diaminoethane, 2 electrochemical cells are set up to compare the standard electrode potential. The diagram shows the relative potential of each electrode. अच्छा बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप लोग पहले तो एक चीज समझ लें कि जो डाटा बुकलेट में ना, ये जो आपके पास डाटा बुकलेट ये है, सपोज अगर आपने एक सेल बनाया है, सपोज आपके पास है जी आयरन है और आपके पास है जी दूसरा मैग्नीशियम है। अब ये दो हाफ सेल हैं, इनको आपने जोड़ा है, इसमें नेगेटिव पता है कौन सा होगा? जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वो ज्यादा नेगेटिव होगा और वो मोर रिएक्टिव होगा और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये बात फिर सुने, दो हाफ सेल्स हैं, दोनों की ई नॉट वैल्यूज देखेंगे, जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होगी ना, वो मोर रिएक्टिव होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव की वो भूल जाए निशानी, आपने ई नॉट वैल्यू देखनी है। ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है, ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है अगर, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, फिर आपका एनो, आपको पता एनो, ठीक है, केमिकल। एक और सेल उसको बोल रहे हो लेटिक सेल, जिसमें बैटरी होती है, वो ये मुझे बताइएगा कोई और बच्चा भी, अगर मेरी आवाज ब्रेक हो रही है जी। जी बेटा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, कोई बच्चा मुझे बता दे, शाबाश। और वेट बेटा, ये खुद ही ठीक होगी, मैं इस पर कुछ कर नहीं सकता, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, अगर नहीं होती तो मुझे बताइएगा। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि बेटा देखें, दो तरह के सेल हैं बेटा, दो सेल हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें वोल्ट मीटर लगा होता है,
दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें बैटरी ऊपर लगी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, पॉजिटिव में रिडक्शन हो रही होती है। ये आपका एनोड होता है, ये आपका कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसके ऑपोजिट होगा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव में रिडक्शन हो रही होगी, ये आपका कैथोड होगा। पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रही होगी और ये आपका एनोड होगा जी। ठीक है जी। तो ये हम इस सेल की फिलहाल बात कर रहे हैं, ये वाली सेल की। तो अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा देखिए आवाज ठीक हुई है, बेहतर हुई है आवाज या नहीं हुई? एक बच्चा मुझे जोहा बता दो बेटा, सिर्फ जोहा मैसेज कर दो, सारे ना कीजिएगा। अब ठीक है। अब बेटा देखिए आपने ये बताना है कि the two electrochemical cells was set up to compare the standard electrode potential of three half cells। आपने ये बताना है कि इसमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा। तीन सिस्टम है आपके पास। अगर आप ये देखें कि यहां पर ये नेगेटिव शो कर रहा है ना बेटा, और ये कौन सा सिस्टम है? रुदेनियम अमोनिया है इसके साथ, है ना। और अगर आप बेटा अमोनिया को आपने मतलब इस हाफ सेल के साथ कंबाइन किया ना, जिसमें इथाइलिन डाइअमाइन है, आर यू इज द रुदेनियम, तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है बताएं जी? आर यू, रुदेनियम और अमोनिया अगर इसको सराउंड कर रहे हैं तो आप बताएंगे जी ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले में? इथाइलिन डाइअमाइन के मुकाबले में, है ना। क्योंकि अभी आपको मैंने ये बात बताई है ना बेटा कि जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, उसके ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, तो इसकी मोर नेगेटिव होगी। अब दूसरे केस में क्या कर रहा है, जो ये है ना बेटा आपके पास रुदेनियम, जिसको इथाइलिन डाइमाइन सराउंड कर रहा है, उसका जब वाटर के साथ किया तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब रुदेनियम को जब EN3, ये मोर रिएक्टिव है वाटर के मुकाबले में। तो अब बताएं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? कि वाटर जिसको सराउंड कर रहा है बेटा, वाटर जिसको सराउंड कर रहा है उससे ज्यादा रिएक्टिव इथाइलिन डाइअमाइन वाला है। लेकिन इथाइलिन डाइअमाइन को जब आपने कपल किया अमोनिया वाले के साथ तो अमोनिया सबसे ज्यादा आ गया। तो पहले नंबर पे कौन होगा? पहले नंबर पे बेटा ये अमोनिया वाला होगा, ये सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे कौन? ये इथाइलिन इमाइन वाला होगा। बताइएगा अगर मैं ठीक कर रहा हूं बेटा, है ना। और तो अब आपने 32 में आपने two electrochemical cells are set up to compare the standard electrode potential of three half cells। मोस्ट नेगेटिव कौन है? तो मोस्ट नेगेटिव आ रहा है इसमें बेटा, मोस्ट नेगेटिव आ रहा है इसमें अमोनिया, जो कि बी है। तो आप पे कौन आ रहा है? सी आ रहा है बेटा, तो आप सी लिख देंगे इधर। और थर्ड पर आ रहा है ए, वाटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। दी कम्प्लेक्स रुदेनियम को बेटा 3 इथाइलिन डाइअमाइन सराउंड कर रहे हैं और कह रहा है कि ये स्टीरियो आइसोमर शो करता है। दी लाइगेंड EN इज अ बाइडेंटेट, दो डेटिव बॉन्ड बना रहा है। ड्रॉ दी 3 डायमेंशन डायग्राम। आपको ठीक है 3 डायमेंशन डायग्राम बनानी है, पहले इस तरह कर लें बेटा। ये आप पैटर्न रखा करें। ये बनाने के बाद अब अपनी पसंद से जहां मर्जी जोड़ दें। एक नाइट्रोजन लगाएं, एक इधर लगाएं ऐसे, एक इधर लगाएं, एक इधर लगाएं ऐसे, और एक इधर ऐसे। ठीक है जी। अब आपने जो दूसरा बनाना है ना बेटा, इसका दूसरा आपने इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज, तो मिरर इमेज कैसे बनेगा देखें। अगेन ये डॉटेड वेज, ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इसका मिरर इमेज है जी। इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लें ऐसे। देखिए नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसको आप कहेंगे कि ये कौन से आइसोमर्स हैं? दीज आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा नेक्स्ट,
An electrochemical cell consists of bromine bromide or silver half cell. Use the data booklet to reduce the direction of flow of the flow of electron in the wire through voltmeter between the two half cell. और आपने इसका वोल्टेज भी निकालना है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है जी, ठीक है। देखिए आपने ब्रोमीन और सिल्वर आयन, तो इक्वेशन देखें जी कौन से आप लेंगे, इसमें तो आपको सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। सिल्वर आयन की एक इक्वेशन है, ब्रोमीन और ब्रोमाइड की एक ही होगी, ये आ गई, और ये बेटा आपके पास ब्रोमाइड की। तो आप बताएं इसमें देखें मोस्ट पॉजिटिव कौन है। अच्छा मैंने आपको भी बात बताई है, जो मोर नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें मोर नेगेटिव मतलब जो लेस पॉजिटिव होगा ना वो मोर नेगेटिव होगा। तो मोर नेगेटिव कौन है, मोर नेगेटिव सिल्वर है। तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो आपके पास अब यहां पर कैथोड कौन है, ब्रोमीन इज द कैथोड ना। तो आपने ई नॉट ऑफ सेल निकालने बेटा यहीं कर देते हैं। ई नॉट ऑफ सेल मतलब ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन सा है, ब्रोमीन वाला है, प्लस 1.07 माइनस एनोड, एनोड कौन सा है 0.80। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे, 1.07 माइनस 0.80 तो आपके पास ई नॉट आ रहा है 0.27। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है बेटा, आपको नजर आ रहा है कि सिल्वर इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ना, जो मोर नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो सिल्वर इज मोर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज होंगे वो लूज होंगे फ्रॉम सिल्वर टू, यहां लिख देते हैं ई नॉट ऑफ सेल। तो बेटा हमने निकाल लिया, वो आ रहा है 0.27 प्लस में, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिल्वर का जो हाफ सेल है वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ब्रोमीन और ब्रोमाइड वाले में, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट ए वाटर इज एडेड टू द सिल्वर सिल्वर आयन हाफ सेल इन बी सजेस्ट द इफेक्ट। अब जरा देखिएगा जी, ये वो कह रहा है कि ए जी इस तरह था, ए जी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ए जी, और इसकी ई नॉट वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही थी 0.80। अब उसने पता है क्या किया है, उसने बेटा वाटर ऐड किया है। मुझे ये बताएं जब वाटर ऐड करेंगे तो ये सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी वाटर के ऐड करने से, कंसेंट्रेशन कम होगी। अब जब बेटा कंसेंट्रेशन आयन की कम होगी तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, ये रिएक्शन जाएगा लेफ्ट साइड पर ना, और मोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन कम हुई, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और ये 0.80 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.80 वाली वैल्यू जो है क्या ये मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, ये बिल्कुल लेस पॉजिटिव होगी बेटा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस पॉजिटिव। मैं इसका एरो डाउनवर्ड कर रहा हूं। तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये वैल्यू लेस पॉजिटिव हो गई है, आपके पास ई नॉट ऑफ सेल इस तरह आ रहा था, देखें प्लस 1.07 माइनस 0.80 बेटा, ये इस पहले आपने इसका डिफरेंस निकाला था तो ये आया था। अब ये जो 0.80 है ना, ये मजीद कम हो गया है। जब ये मजीद कम होगा तो ये डिफरेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि सजेस्ट द इफेक्ट ऑफ दिस एडिशन ऑन ई सेल, ई सेल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ई सेल 0.27 से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, कम पॉजिटिव हो जाएगा, नो चेंज। तो आप कहेंगे मोर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 0.80 वाली वैल्यू कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, तो इसका आप आंसर देंगे कि कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन कम हो रही है, कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन डिक्रीजेस, और इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और ई वैल्यू विल बी लेस पॉजिटिव। सारी बातें बता दें, ई वैल्यू जो होगी वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी फॉर द सिल्वर, वुड बी लेस पॉजिटिव फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए ई वैल्यू लेस पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना जी आप लोगों ने, इसको जरा पढ़ ले आप लोग, पहले खुद समझ लें। अच्छा इस क्वेश्चन में देखें, पहले तो कह रहे जी लाइगेंड क्या होता है, आप कहेंगे कि a species which has a lone pair and form a dative bond with central metal atom or ion,
सारी चीजें बताया करें बेटा। स्पीशी which share a lone pair, yeah, which has a lone pair and form dative bond with central metal atom or ion। ठीक है जी। अब आपसे ये कह रहा है कि आप जरा ऊपर वाले का केसी का एक्सप्रेशन लिखें। तो आपको पता है केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड्स को नहीं लिखते, तो AgBr सॉलिड नहीं लिखना। क्या होगा बेटा? AgS2O3 होल ट्वाइस। तो बेटा ये चार्ज देखने में अंदर अंदर लिखिएगा, इसके अंदर क्यों क्वेश्चन लिखने होंगे तो चार्जेस अंदर आते जाएंगे। ब्रोमाइड डिवाइडेड बाय S2O3 2 माइनस, और ये कोएफिशिएंट बेटा आपने लगाना है ऊपर। अब जरा आगे चलें, क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि राइट एन एक्सप्रेशन, ये तो हो गया। सम एडिशनल डेटा गिवन अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ AgBr इन S2O3। S2O3 को ना उसने थायोसल्फेट में ऐड किया है, डिसॉल्व किया है। स्क्रीन स्टॉप हो गई है बेटा। वेट अ मिनट बेटा, मैं दोबारा शेयरिंग करता हूँ। वेट, ऐसा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। जैसे ही बेटा आवाज कट रही हो तो मुझे बता दिया करें फौरन। अब जरा देखिएगा बेटा, अब मुझे आवाज ही बताएं और बताएं कि स्क्रीन भी नजर आ रही है दोबारा, और आवाज का भी बताइएगा। कोई तौहीद सिर्फ आप बता दो बेटा, सब बच्चे ना मैसेज कीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा। अब देखें, तो कह रहे हैं कि यूज योर आंसर टू C2 एंड डेटा to calculate Kc for equilibrium 1, include the units for Kc। एक तो अपने Kc का एक्सप्रेशन, और दूसरा कह रहा है कि आपने डेटा टू कैलकुलेट द Kc फॉर इक्विलिब्रियम 1, इंक्लूड द यूनिट्स फॉर Kc। अब जरा देखिए आपने क्या करना है। फिर आपको मैं ना पहले इसका डाटा समझाता हूँ कि ये क्या क्या है। AgBr के लिए KsP उसने दी है। KsP का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं देखें। KsP इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। नीचे वाली जरा स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ AgS2O3 होल ट्वाइस। उसने इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताया है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जिस तरह फॉर्मेशन होता था ना, एक मोल कंपाउंड बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट से, इसी तरह केस टैब होता है कि आपने एक मोल कॉम्प्लेक्स बनाना है फ्रॉम इट्स आइंस, उसके आइन से बनाना है। तो ये अगर मैं इसका बेटा इक्वेशन लिखूं ना केस टैब की, तो ये बनेगी। देखिए ये आपका एक मोल SO3 होल ट्वाइस 3 माइनस, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस कौन से होंगे बेटा? एक A प्लस होगा और 2 मोल्स ऑफ S2O3 होल ट्वाइस, ये होगा। ठीक है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस हैं। और इसके लिए केस टैब कैसे होगा जरा देखिएगा। केस टैब मैं लिखता हूं, केस टैब लिख रहा हूं जी मैं। केस टैब ऊपर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा AgS2O3 होल ट्वाइस 3 माइनस डिवाइडेड बाय Ag प्लस एंड S2O3 2 माइनस का स्क्वायर। अब जरा मुझे बताइएगा, ये जो मैंने केस टेबल इक्वेशन लिखे ना, ये यहां से देख के लिख के आपको देखें, क्योंकि उसने बताया था कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो केस टैब है वो ये है। अब आपने पता क्या सोचना है, आपको बेसिकली बेटा केसी का आंसर निकालना है। जरा ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। आपको बताना है कि केसी की क्या वैल्यू है। देखिए केसी की वैल्यू बतानी है आपको, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे आप।
लेकिन डाटा उसने ये दिया है, इंडिविजुअल डाटा नहीं दिया बेटा। जिस तरह होता है ना, इंडिविजुअल डाटा देता है समटाइम कि इस कॉम्प्लेक्स की ये वैल्यू है, ब्रोमाइड की ये कंसेंट्रेशन है और थायोसल्फेट की ये, उस तरह नहीं दिया उसने। उसने आपको केएसपी बता दिया और के स्टेप बता दी, इनकी वैल्यूज बता दी। अब आप पहले ये सोचें और बड़े ध्यान से कि आपने बनाना ये वाला एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला। इन दोनों एक्सप्रेशंस को बेटा मैं क्या करूं कि ये चीज बन जाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, केएसपी को मल्टीप्लाई करूं के स्टेप के साथ, केएसपी को डिवाइड करूं के स्टेप के साथ, या के स्टेप को डिवाइड करूं के एसपी के साथ। शाबाश। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन बने। मतलब के एस पी, आप देखिए इसको कैसे सोचें। ऊपर वाले के सी के एक्सप्रेशन में ऊपर क्या चीजें आ रही हैं, एजी कम्प्लेक्स और ब्रोमाइड है। ये देखिए जी, एजी का कम्प्लेक्स और ब्रोमाइड, तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। एजी का कम्प्लेक्स के स्टेप में ऊपर आ रहा है और ब्रोमाइड के एसपी के एक्सप्रेशन में ऊपर आ रहा है, तो दोनों को मैं अगर बेटा मल्टीप्लाई करूं के स्टेप को के एसपी के साथ, तो मेरी बात बन जाएगी। देखें, ये बात समझ लेना अच्छे तरीके से कि आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है। अब मैं चलें आपके सामने पहले मल्टीप्लाई करके देखता हूं। अगर मल्टीप्लाई करके बात बने, के सी इज इक्वल टू के स्टेप मल्टीप्लाई बाय के पी सी, सॉरी के एस पी। के स्टेप है जी हमारे पास सिल्वर S2O3 whole twice 3 minus divided by Ag plus S2O3 2 minus लेकिन पावर 2, और KSP आ रहा है बेटा हमारे पास, KSP आ रहा है सिल्वर आयन। और आपके पास ये जो अब एक्सप्रेशन बचा है, क्या ये बिल्कुल वही नहीं बन रहा है? देखें, बिल्कुल वही चीज बन रही है। ठीक है, ये देखिए, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे C2 K step into KSP। बेटा अब ये आवाज का मैं कुछ नहीं कर सकते, ये खुद ही ठीक होगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से मैं इसकी आवाज को ठीक करूं, क्योंकि नेट प्रॉब्लम कर रहा है। आप देखें, थोड़ी देर में ठीक नहीं होती तो मैं इसको स्विच कर लूंगा फिर। 1-2 मिनट देखिएगा जरा। 2.9 टाइम्स 10⁻13 और 5.4 टाइम्स 10⁻⁻13। ठीक है जी। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिफ्टीन 0.7 यूनिट देख ले बेटा बन रही है। देखें यूनिट ऊपर से दे, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जल्दी से बेटा, काफी टाइम हमने इस पे लगा दिया है। द न्यूमेरिकल वैल्यू, बेटा कौन सा यूनिवर्सल फॉर्मूला? नहीं नहीं बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा हर दफा। बाज दफा केसेस में आपको डिवाइड करना होगा। बाज दफा केसेस में इस तरह होगा कि के स्टेप 1 के स्टेप 2, तो आप के स्टेप 2 डिवाइडेड बाय के स्टेप 1, तो आपको चेक करना पड़ता है। इस तरह के और काफी क्वेश्चन आएंगे आगे जिसमें आपको वो के स्टेप फाइंड आउट करवा रहा होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको चेक करना होगा। पहले आप केसी का एक्सप्रेशन बना लेंगे, फिर अपने दोनों के स्टेप्स का एक्सप्रेशन भी बनाएंगे इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाया है। और फिर आप सोचेंगे कि मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐसा क्या करूं कि ये मेरा तीसरा एक्सप्रेशन बने, तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो वेरी करेगा केस टू केस। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास अब जी द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द टू अदर सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन। CN का बेटा ये आ रहा है, अमोनिया का केस स्टेप ये आ रहा है। आपको पता है ना, केस स्टेप जितना ज्यादा होता है ना आपका कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होता है। ठीक है, और एक और भी सिल्वर का था, हाँ बेटा, एक आपके पास सिल्वर का कॉम्प्लेक्स ये आ रहा है 2.9 टाइम्स 10⁻13। 3 सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस हैं, देख लें। एक जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है उसके लिए ये वैल्यू आ रही है,
दूसरा जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है उसके लिए 5.3, तीसरा जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है उसके लिए ये वैल्यू आ रही है। आपको पता है कि जोन सा कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल होगा उसकी के स्टेप वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और वो उतना रेडिली बनेगा। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक सोल्यूशन था जिसमें सिल्वर आयन है, तो आपने ना ये तीनों लिगेंड्स डाल दिए, मतलब साइनाइड भी डाला, अमोनिया भी डाला और थायोसल्फेट भी डाल दिया। तीनों लिगेंड्स आपने डाले सिल्वर के सोल्यूशन में, तो ज्यादा रेडिली कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? देखिए सोल्यूशन आपके पास सिल्वर आयन था, उसमें आपने साइनाइड भी डाला, उसमें आपने अमोनिया भी डाला, उसमें आपने S2O3 2 माइनस भी डाला, तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? के स्टेप की वैल्यू आपको बताएगी, जिसकी वैल्यू बिगर है वो ज्यादा जल्दी से बनेगा। तो वो अब ये पूछ रहा है कि डिड्यूस द रिलेटिव कंसंट्रेशन। तो अब आप देखिएगा बिगर वैल्यू किधर आ रही है, 10 रेज टू पावर 13 आ रही है, एक 18 आ रही है बेटा, तो 18 वाली सबसे ज्यादा है। तो आप बताएंगे AgCN होल ट्वाइस माइनस, ये सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम किसकी बन रही है जी? सबसे कम बन रही जो तो आपके पास अमोनिया वाला आ रहा है, AgNH3 होल ट्वाइस, ये सबसे कम बन रहा है क्योंकि इसकी स्टेप वैल्यू सबसे कम है ना। और दरमियान में बेटा कि GS2O3 2 माइनस, ये बेटा। अब आप रीजन क्या बताएंगे बेटा? बतानी है के स्टेप वाली, ठीक है, के स्टेप वाली रीजन बताएंगे बेटा। 1 मिनट वेट करें, अगर अपना मिनट आप लोग 1 मिनट। देखने की आप तबियत हो जाए बस चले। अच्छा बेटा, नेक्स्ट देखें, लैटिस एनर्जी क्या है कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of a ionic compound is formed from its gaseous ion under। अच्छा, अगर आप ये अनस्टैंडर्ड कंडीशन ना भी लिखे ना इस केस में बेटा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इट्स गैशियस आयन लिखना मस्ट है, फ्रॉम इट्स गैशियस आयन लिखना मस्ट है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन के मार्क्स नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि मैं आपको इसकी रीजन बता देता हूँ कि देखें लैटिस एनर्जी में जो आप आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं Na प्लस गैस, ये रूम टेम्परेचर पर तो नहीं हो सकता ना, लेकिन बस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिखता है। इसलिए कह रहा हूँ अगर नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे कि सोडियम आयन गैशियस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लोराइड आयन गैशियस फॉर्म में, क्लोराइड तो चले रूम टेम्परेचर पर कर सकता है, लेकिन सोडियम आयन गैशियस फॉर्म में नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। लेकिन लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन में आपको ये लिखना मस्ट है कि फ्रॉम इट्स गैशियस आयन, ठीक है, आप अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन को इग्नोर कर सकते। ये कह रहे जी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना,
तो जो चीज फाइंड आउट करनी होती है ना बेटा, उसकी आप इक्वेशन बनाते हैं इस तरीके से। ये है सॉल्यूशन कि when 1 mole of ionic solid is dissolved in excess of solution, in excess of water, आपने इसको excess of water में डाला है, ठीक है। अब आपको हैश साइकिल बनानी है, बड़ा सिंपल है, ऊपर डाटा दिया हुआ उसने बेटा। देखिए उसने लैटिस एनर्जी दी हुई है आपको, है ना। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है जी, कि when 1 mole of ionic solid is from its gaseous ion, तो ये क्या वैल्यू दी हुई है देखें, -2824। और हाइड्रेशन ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है, देखिए ये हाइड्रेशन ऑफ कॉपर ही है ना, तो ये आपका कॉपर गैसियस से कॉपर एक्वस में जा रहा है, तो ये क्या दिया हुआ है, -2099। और देखिए आपको बेटा ये भी दिया हुआ है क्लोराइड भी, क्लोराइड का कितना है 378 एक मोल के लिए, 2 मोल्स के लिए, तो 2 टाइम्स -378, ये आपकी हैश साइकिल बन गई है। अब आपको इसमें 2 रूट निकालने हैं, तो ये बेटा आपका फर्स्ट रूट आ रहा है ये वाला, दिस इज द फर्स्ट रूट। सेकंड रूट आपका आएगा ये, एनर्जी चेंज में यहां लिखता हूं, वैल्यू खुद निकाल लीजिएगा, 2824 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन, ये बेटा आपका फर्स्ट रूट आया है, ठीक है, इज इक्वल टू सेकंड रूट में क्या आ रहा है देखें, सेकंड रूट में बेटा आ रहा है आपके पास ये वाली वैल्यूज। बेटा अब आवाज ठीक है, जरा मोहसिन मुझे मैसेज करके बताओ, 2099 प्लस 2 इंटू -378। मोहसिन मुझे मैसेज करके बताओ, मेरी आवाज आ रही है अभी? ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन -31, ठीक है जी, इस तरीके से इसको करना है। अब आगे चलें, कह रहे जी के आपके पास जो enthalpy change of hydration of calcium ion is this, why there is a big difference for the delta H naught of hydration for calcium and copper। अब मेरी बात सुनिए, हाइड्रेशन होता क्या है कि कोई पॉजिटिव आयन वाटर को या नेगेटिव आयन वाटर को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ना उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वो कह रहा है कॉपर और कैल्शियम में बिग डिफरेंस आ रहा है, कैल्शियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है -1, यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है -1579, और कॉपर से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी हाइड्रेशन की वो 2099। तो आपको बेटा रीजन समझ आ ही रही होगी, चार्ज तो दोनों का सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, तो क्या रीजन होगी, साइज, साइज ऑफ द कॉपर टू स्मॉलर, मोर चार्ज डेंसिटी। आप कहेंगे हमें कैसे पता है, उसने कहा बेटा पीरियोडिक टेबल देखिए ना, कैल्शियम इधर आ रहा है, कॉपर इधर आ रहा है, पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होगा, कीटाइनिक साइज भी कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बताओगे कि क्यों कॉपर वाटर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, कि कॉपर टू आयन हैज स्मॉल आयोनिक साइज या मोर चार्ज डेंसिटी, ये एक मार्क है बेटा, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, सो इट विल अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रांगली, वाटर के साथ स्ट्रांग बॉन्ड है, अट्रैक्ट्स द वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रांगली। मेरी बात सुने, ये वैसे कोई बच्चा बता सकता है कि फोर्स कौन सी है, ये कौन सी आईएमएफ है, इसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स, क्योंकि ये आयन है बेटा और वाटर इज अ डाइपोलर ना, ये वाटर आपका डाइपोलर है, तो इस फोर्स को वो क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। अब जरा सुने, ये वो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि 2 तरह के सेल हैं, एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल जो ऊपर बात हो चुकी है, जिसमें एनोड इज नेगेटिव, वो ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड इज पॉजिटिव, वहां रिडक्शन हो रही थी, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी मैं अगर आपको डायग्राम बनाकर दिखा दूं कि इसमें ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ भाई, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, तो इससे कैल्शियम क्लोराइड
है कैल्शियम 2+, क्लोराइड माइनस, वाटर H और OH माइनस। अब आपको पता है बेटा कि नेगेटिव आयन में कौन जाता है, जो नीचे होगा वो माइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। तो जाना किसको चाहिए था, हाइड्रोक्साइड आयन को। और हाइड्रोक्साइड आयन जब भी डिस्चार्ज होता है तो इससे क्या बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब है कंसंट्रेटेड। बेटा देखें कि सैचुरेटेड होने की वजह से अब OH नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोराइड आयंस आर मोर, तो क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होंगे और क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये बेटा देखिए कि क्या होने जा रहा है कि जो आपका एनोड है इसके पास क्लोराइड जाएगा, ठीक है। तो क्लोराइड जाकर क्या बनाएगा, मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, वो तो सिर्फ कह रहा है कि आप वो लिखें सब्सटेंस। तो ये क्लोरीन गैस बनी। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड पर या नहीं हो रहा, तो ये देखिए ना, ये आपका एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। आपको बता चुका हूं कि एनोड आपका पॉजिटिव होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, किस सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिस सेल में बैटरी लगी होती है। और कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड के अंदर आपको मैंने बताया होगा कि कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, जो आयन नीचे आता है वही डिस्चार्ज होगा। उसने कहा जो हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, ये देखे ना, पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें वो कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि आप जब तक ऊपर बैटरी नहीं लगाएंगे आपका कैल्शियम क्लोराइड डिकम्पोज आयोनाइज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस मीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब बेटा देखिए कैथोड पर क्या होने जा रहा है, कैथोड पर आप मैंने सीरीज बताई, फिर सुन लें। पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। तो कौन नीचे आ रहा है, कैल्शियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, तो ये डिस्चार्ज होगा। पॉजिटिव आयन में कंसंट्रेशन मैटर नहीं करेगी, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपने बताना है हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली आपने बेटा ये प्रोडक्ट्स बताने, पूरी इक्वेशन नहीं लिखनी। आप ये जो मैंने मार्क कर रहा हूँ हाइड्रोजन और क्लोरीन की आप सिर्फ बताएं, ठीक है जी, क्लोरीन गैस। अब बेटा आज नेक्स्ट वो कह रहा है कि कैल्शियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। Calculate the mass in gram of calcium when a current of this passes through the calcium chloride for 60 minutes. 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कैल्शियम बन रहा है, ठीक है। आपने ये बताना है कि कितना कैल्शियम जो है ना, कितना कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होगा जब आप इतना करंट देंगे। पहले बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा इंटरप्रेट ना करें कि 1 मोल कैल्शियम का कितना मैस होता है जी, 40.1 ग्राम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो एग्जैक्टली 40.1 ग्राम। और आप कितने मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 96,500 टाइम्स 2। आपको पता है ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 96,500 कूलम। तो ये 2 मोल हैं, तो 2 टाइम्स 96,500 कूलम ये चार्ज होगा, तो 40.1। बट आप कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं जरा साइड पर निकाल लें, इक्वल टू I इंटू टी। करंट है 0.75, तो 60 टाइम्स 60 हो जाएगा, ठीक है, 2700 कूलम। आपने 2700 कूलम चार्ज दिया, 500 कूलम जो है ना वो 40.1 ग्राम निकाल लें। 27 42 96 and 500 कूलम, 0.56 ग्राम, ठीक है जी, 0.56 ग्राम इज द आंसर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज मीन बाय टर्म एंट्रोपी। इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, measure of disorder of a system, ठीक है। Place one tick in each row of the table to show the sign of each entropy change. NaCl dissolving in water, but NaCl सॉलिड था, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो सेपरेट हो रहा है, इसके आयंस बन रहे हैं, तो सेपरेट
तो ये रैंडमनेस जो है यहाँ पर बढ़ रही है, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। जितनी रैंडमनेस बढ़ेगी डेल्टा एस बढ़ता जाएगा। वाटर सॉलिडिफाइंग टू आइस, वाटर जो है ना बेटा लिक्विड से आइस बना रहा है, उस पैकिंग हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखें। द एवापोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर हैज अ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी प्लस 8.6 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, आपको वो बता रहा है कि 25 डिग्री पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो 8.6 है। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। Sketch a graph on the axis to show delta G for this process between 25 to 150 at 101 kilopascal. पहले तो ये देखें कि डेल्टा G is equal to delta H minus T dot delta S. Y is equal to mx plus c. आपको समझ आ रहा होगा इसमें वेरिएबल कौन से हैं? एक वेरिएबल आपका ये डेल्टा G y एक्सिस पर, और एक वेरिएबल बेटा आपका इसमें ये आ रहा है टेम्परेचर जो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। सी कांस्टेंट है, डेल्टा एच और डेल्टा एस भी कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो दो वेरिएबल्स हैं इसमें, डेल्टा जी और डेल्टा टी, जो आपको नजर भी आ रहे हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। आप ये देखें इसमें कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बेटा, आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी पर क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो ये सोचें। आप देखें टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं ना, तो पहले डेल्टा एस को हम डील करते हैं। डेल्टा एस तो आपका बढ़ेगा, डेल्टा एस क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप 25 डिग्री से 150 पर जा रहे हैं, लिक्विड से गैस बन रही है। लेकिन ये जो डेल्टा एस है जब माइनस टी से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ओवरऑल ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ये मुझे आप लोग बताएंगे तब मैं आगे चलूंगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से ये वाला जो फैक्टर है ना बेटा, ये क्या मोर नेगेटिव होगा या नहीं होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर के बढ़ाने से जो टी डॉट डेल्टा एस वाला फैक्टर है क्या मोर नेगेटिव हो जाएगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि एंट्रोपी तो बढ़ रही है, लेकिन एंट्रोपी जब टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा। बेटा पहले जो मैं पूछ रहा हूं उस चीज का मुझे आंसर दीजिएगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कि ये जो फैक्टर है आपका टी डॉट डेल्टा एस, क्या ये मोर नेगेटिव होगा? तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपका जो डेल्टा जी है वो मोर नेगेटिव होता जाएगा। इट मींस जो आपका यहाँ पर ग्राफ आपने बनाना है वो नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ बनाएगा, क्योंकि डेल्टा जी आपका टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होता जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा जी आपका कम होगा। ठीक है, और ऐसे भी मैं आपको बताऊं जो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स मैंने रिलेट किया था ना, उसका मकसद ये था कि आपको मैं ये चीज बताऊं इसमें डेल्टा एच कि उसमें ये डेल्टा एच और डेल्टा एस आर कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट थे। आप अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लगाएं तो इसका मतलब है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना डेल्टा जी नेगेटिव होगा, है ना, माइनस टी है ना, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा जी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस तो कांस्टेंट है। तो एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि डेल्टा जी आपका कम होगा व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। डेल्टा जी आपका कम होगा व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब आपको दूसरी बात ये भी समझनी है, जब भी फेस चेंज हो रही हो ना, जब भी फेस चेंज हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रही हो, तो डेल्टा जी नेगेटिव जीरो होता है। जब कोई लिक्विड या जब भी कोई सब्सटेंस अपने स्टेट चेंज कर रहा होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वाटर कितने पर बेटा, 25 डिग्री पर लिक्विड है, 100 डिग्री पर वाटर अपना फेस चेंज कर रहा है ना, 100 डिग्री पर, क्योंकि वाटर 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा होगा, तो 100 डिग्री पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर खुद एज्यूम कर लेंगे कि जी डेल्टा जी की वैल्यू जो उसने बताई है ना प्लस 8.6, आप कह देंगे सपोज ये है जी प्लस 8.6 सपोज। अब और ये आपका 150 है जी, आपको पता है नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ। तो अब बस इस लाइन को आप इस तरह ड्रॉ कर दें स्केल के साथ। ठीक है, बेटा अंसिया आपको मैंने अभी ये बताया है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। इसमें मुझे ये बताएं कि एक वेरिएबल है डेल्टा जी
ठीक है। दूसरा वेरिएबल आपका है यहाँ पर ये जो डेल्टा एच होता है ना, और डेल्टा एच और डेल्टा एस ये कांस्टेंट है। अगर आप इसको रिलेट करें y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ, या एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, वो अब अगर आप याद रख लें कि डेल्टा एच और डेल्टा एस स्मॉल टेम्परेचर चेंज से फर्क नहीं पड़ता इस पर। जब तक आप कोई ज्यादा टेम्परेचर चेंज ना करें, डेल्टा एच और डेल्टा एस पर फर्क नहीं पड़ता स्मॉल टेम्परेचर चेंज से। ठीक है जी। तो ये बेटा आपका इस तरह का ग्राफ बने। अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए आसिम, आपको ये समझ आ जानी चाहिए अब कि ये 100 पर क्यों कट कर रहा है। समझ आ गई बेटा कि जब भी स्टेट चेंज होगी तो जो आपका डेल्टा जी है वो 0 होगा जब स्टेट चेंज हो रही होगी। तो वाटर इज द बॉइलिंग पॉइंट, 100 बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो 100 डिग्री पर जो डेल्टा जी होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी, इसी का पार्ट है। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फिजिबल एट लो टेम्परेचर बट इज नॉट फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। अब ये देखिए, ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। डिड्यूस दी, अच्छा आपने बताना जी ऐसी कंडीशन कब होगी जब कोई लो टेम्परेचर पर फिजिबल हो और हाई टेम्परेचर पर ना हो। देखिए अगर हम इसको ऐसे करें ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। अगर बेटा हमने इसको फिजिबल बनाना है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी आपका होना चाहिए नेगेटिव, है ना। अच्छा नेगेटिव बनाने के लिए हम दो तरह के केस, अगर हम इसको एक मिनट के लिए एक्सोथर्मिक माने, अगर हम माने कि जी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अच्छा बताएं, जब भी हीट एनर्जी रिलीज होगी तो एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी। जब भी कोई रिएक्शन, ये भी हम एज्यूम कर रहा हूं, अगर आपके जहन में आ रहा होगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा एक्सो, भाई मुझे नहीं पता, मैं भी हीट एंड ट्रायल मेथड से भी एक मिनट के लिए इसको एज्यूम करता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, फिर मैं ये भी एज्यूम करूंगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो। लेकिन एक दफा मैं ये एज्यूम करता हूं कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो हो तो डेल्टा एस क्या होगा बेटा। देखें जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंट्रोपी कम होगी। आपको मैं इसका ये प्रूफ दे देता हूं। ये वाटर है ना आपके पास, गैस से लिक्विड बन रहा है, बताएं जी ये एक्सोथर्मिक है या एंडो है। दिस इज एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि बेटा गैस से लिक्विड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही हैं, एनर्जी रिलीज होगी, है ना, एनर्जी रिलीज होगी ना, तो एक्सोथर्मिक है। तो बताएं एंट्रोपी क्या हो रही है वैसे यहाँ पर, एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि गैस से लिक्विड में जा रहा है रैंडमनेस। तो जब भी रिएक्शन एक्सो होता है तो उसमें एंट्रोपी कम हो रही होती है। तो अगर हम इस रिएक्शन को एक मिनट के लिए एक्सो मान लें तो आप क्या कहते हैं जी कि जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जी डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है। अच्छा और डेल्टा एच बेटा, डेल्टा एच क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, है ना। डेल्टा एच तो नेगेटिव है ना क्योंकि मैंने एक्सो कहा हुआ है, डेल्टा एच एंट्रोपी को किया। अब बेटा ये पहले इस फैक्टर को हम पहले क्लियर करते हैं, ये वाला जो फैक्टर है ये देखिए, एंट्रोपी आपका नेगेटिव में था, ये डेल्टा एस नेगेटिव में है, लेकिन जब ये माइनस टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा बोले, डेल्टा एस नेगेटिव में है लेकिन ये माइनस टी से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा ना। अब जरा सोचें, एक फैक्टर है आपका नेगेटिव, एक फैक्टर है आपका पॉजिटिव। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो बताएं टेम्परेचर क्या हो, आप इस टी डॉट डेल्टा एस वाली वैल्यू को क्या करें, मोर पॉजिटिव करेंगे या लेस पॉजिटिव करेंगे कि ओवरऑल आंसर माइनस में आए। मुझे आप मैसेज करके बताएंगे डेल्टा जी नेगेटिव में कब आ सकता है, टी डॉट डेल्टा एस को मोर पॉजिटिव होना चाहिए या लेस पॉजिटिव होना चाहिए, लेस पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये लेस पॉजिटिव कब होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो। अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो टी डॉट डेल्टा एस लेस पॉजिटिव होता जाएगा ना, अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो टी डॉट डेल्टा एस क्या होता जाएगा, लेस पॉजिटिव, और ओवरऑल आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक में ही काम करेगा, ये जो स्टेटमेंट है। तो अब जरा फिर सुने बेटा, ये आपका नेगेटिव है लेकिन ये सारा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि डिड्यूस द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन एंड एक्सप्लेन व्हाई द फिजिबिलिटी चेंजेस विद द टेंपरेचर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी लो टेम्परेचर पर फिजिबल, हाई टेम्परेचर पर नहीं है। क्यों, आपके मैंने रीजन बता दिया कि अगर आप टेम्परेचर हाई करते हैं तो ये जो वैल्यू है ना ये मोर पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव। और जब ये वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी तो वो डेल्टा एच के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी और ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन कब फिजिबल होगा, अगर डेल्टा जी भी नेगेटिव हो, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो।
देखिए ना, डेल्टा एस और डेल्टा एच ये दोनों कब नेगेटिव होते हैं, आपको मैं नीचे इस एग्जांपल में बताया कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो उसमें एंट्रोपी कम हो रही होगी। रीजन कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो उसमें बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, तो बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो इसका मतलब है उसमें डिसऑर्डर कम हो रहा है और ऑर्डर उसमें ज्यादा आ रहा है, इसलिए एंट्रोपी कम हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए आपने बेटा यहाँ लिखना है कि डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। अब इसकी एक्सप्लेनेशन वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द फिजिबिलिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर। आप बताएंगे बेटा एट लो टेम्परेचर कि जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे, एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी मोर नेगेटिव। ये बात ठीक है ना बेटा? आप जितना टेम्परेचर कम करेंगे ना, देखें जितना टेम्परेचर आप कम करेंगे ये वाला फैक्टर उतना लेस पॉजिटिव होता जाएगा। जितना टेम्परेचर कम करेंगे ये फैक्टर उतना लेस पॉजिटिव होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा, कह रहे कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव बेसिसिटीज ऑफ फिनाइलमाइन, इथाइलमाइन एंड 4 नाइट्रोफिनाइलमाइन। देखिए फिनाइलमाइन क्या है, ये फिनाइलमाइन है बेटा। इथाइलमाइन क्या है जी, CH3। एक मिनट देखता हूँ इस पे कितना क्वेश्चन रहते हैं, 5 6 5 है बेटा। फिर इसमें हाल काफी भी काफी रहता है ये। हम इसको ना अब कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास भी है। यहीं पर हम इसको खत्म करते हैं। आप असल में बेटा एक्सप्लेनेशन काफी इसमें देनी होती है, इसलिए हमारा 1 घंटे में बिल्कुल ये पूरा नहीं हो सकता पेपर। ठीक है, तो कल की क्लास में ये करते हैं, मैं आपको एक और पेपर भी सेंड करता हूँ। ये 5 तक हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है फिर।